नमस्कार। नवरात्रि के नवरंग लेकर नव देवियों के साथ मैं लावनी विनीत आपके साथ उपस्थित हूं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से समस्त देशवासियों को, क्योंकि नवरात्रि का आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी वही धूम, वही उल्लास, वही रंग नजर आ रहा है। हर रोज की तरह हमने भी आपके समक्ष वो रंग लाने का एक बीड़ा उठाया है। वैसे तो अगर नवरात्रि की बात की जाए तो देश भर में एक ही रंग नजर आ रहा है, वो रंग है शक्ति उपासना का। उपासना का ये पर्व, शक्ति उपासना का ये पर्व, ये महापर्व हर राज्य में, देश के कोने कोने में अपनी परंपरागत विविधताओं के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक इसकी अलग ही रंगत नजर आ रही है। हर राज्य की अपनी परंपरा और उस परंपरा में समेटे हुए ये महापर्व, दुर्गा उपासना का ये महापर्व, नव देवियों की उपासना का ये महापर्व किस तरह से अपनी छटा बिखेर रहा है, किस तरीके से पूरा देश भक्तिमय वातावरण में पूरी तरह से झूम उठा है। आज इसी की रंगत लेकर हम नौ देवियां आपके बीच उपस्थित होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके तहत आप समझ सकें कि आज किस तरीके से हम तमाम उन राज्यों की बात करने वाले हैं जहां अपने अपने तरीकों से, अपनी अपनी विविध पद्धतियों से इस उपासना के महापर्व को मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखते हैं। नवरात्रि शायद सबसे अधिक पूजनीय भारतीय त्योहारों में से एक है, जहां ज्यादातर लोग 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। इन 9 दिनों पूरा हिंदुस्तान मानो जगमगा उठता है। हिंदुस्तान के हर कोने में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आप माँ की आराधना घर बैठे भी कर सकते हैं। दरअसल आज हम आपको भारत की उन जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहाँ माँ की पूजा अलग अलग तरीकों से की जाती है। पहले बात करते हैं गुजरात की, जहाँ नवरात्रि के सभी 9 दिन अत्यंत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। गरबा, डांस, मंत्र मुग्ध कर देने वाली डांडिया नाइट, टेस्टी खाना और दुर्गा की खूबसूरती से सजाए गए मंदिर पर्यटकों को बेहद आकर्षित करते हैं। फेस्ट के दौरान अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, गांधीनगर, पाटन और कई अन्य जगहों की रौनक देखने लायक होती है। ऐसा ही धूम देश की राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और देश के हर कोने में होता है। माँ दुर्गा अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। नव दुर्गा का हर स्वरूप अलग अलग वरदानों के लिए जाता है। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणी भट्ट के अनुसार माँ दुर्गा के हर स्वरूप का अपना अर्थ और महत्व है। माँ अपने भक्तों का खास ध्यान रखती है। जो भी माँ को दिल से याद करता है, माँ उसके सारे दुखों को हर लेती है। तो अलग अलग राज्य, अलग अलग रंग। देखिए, नव देवियां आपके बीच आ चुकी हैं और हम नौ देवियां आपको अलग अलग राज्यों में, खास तौर से उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक किस तरीके से इस शक्ति उपासना पर्व को मनाया जा रहा है, वो कौन सी परंपरा है जो एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ती है, तो इस परंपरा की किस तरह से शुरुआत हुई, आइए सबसे पहले आज आपको ले चलते हैं खेत खलिहानों वाले राज्य में। वो राज्य जो अपने धन धान्य के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जहां पर पूजा परंपरा भी धन धान्य से जोड़कर ही सामने रखी जाती है, और वो राज्य है पंजाब। कनिका के पास चलते हैं और पंजाब में किस तरह से विशेष रूप से इस पर्व को मनाया जाता है, आइए कनिका से समझते हैं। कनिका। बिल्कुल लावनी जी, देखिए देश में अलग अलग तरीके से, अलग अलग राज्यों में अलग तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है। नवरात्र की धूम चारों ओर देखने को मिल रही है। भाई अगर हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब से देखिए समझा जा सकता है कि हम कृषि, खेत, इधर की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी चीज का है तो सबसे पहले वो भंगड़े का है, क्योंकि पंजाब में भंगड़ा काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और नवरात्रि में भी अगर हम बात करें तो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिलता है, भंगड़ा करते हुए वो नजर आते हैं, उसके साथ हर्षोल्लास के साथ वो नवरात्रि मनाते हैं। अगर हम बात करें पंजाब में, अमृतसर की बात की जाए तो अमृतसर में दुर्गियाना मंदिर एक है, काफी महत्व है उस मंदिर का। उस मंदिर की अगर मैं बात करूं तो उसको लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, दुर्गा तीर्थ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर भी अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है। लोग मिठाइयां खाते हैं, एक साथ नवरात्र की धूम बनाते हैं, साथ ही
भांगड़े का काफी ज्यादा महत्व वहां पर है। यानी आप ये कहना चाह रही हैं, वैसे तो हम ढाकी को ढोल बजाते हुए देखते हैं, खासतौर से अगर हम बंगाल से जोड़ते हैं, लेकिन पंजाब में क्योंकि भांगड़ा का अपना एक क्रेज है, इसलिए नवरात्र में भांगड़ा पर झूमते हुए लोग नजर आते हैं। कनिका, बिल्कुल, भांगड़े का अपना एक महत्व है, क्योंकि पंजाब में काफी ज्यादा अगर हम बात करें तो पंजाबी ही वहां पर रहते हैं, और पंजाबियों में अगर पंजाबी है तो भंगड़ा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता लावनी जी। तो भांगड़ा बहुत जरूरी है, और भांगड़े के साथ बेहद उत्साह के साथ दुर्गा माता की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, अपनी मनोकामनाएं माता से मांगते हैं। इस तरीके से पंजाब में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। चलिए, पंजाब से निकलकर अब, क्योंकि हमने पंजाब की बात कर ली है और पंजाब में सब कुछ खेत खलियान कृषि से जुड़ा हुआ होता है, धन धान्य के से जोड़कर परंपरा का निर्वहन होता है, लेकिन एक और ऐसा राज्य है जहां पर जिस राज्य में विविधता में अनेकता नजर आती है, जिस राज्य में कहने को तो वो एक राज्य है लेकिन कई राज्यों को समेटे हुए है, कई संस्कृतियों को समेटे हुए है, और वो राज्य है महाराष्ट्र। स्नेहल हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ रही हैं। और स्नेहल, जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हर कोई कहता है कि महाराष्ट्र में तो जो सबसे प्रमुख पर्व है वो गणपति महोत्सव है। बप्पा का महोत्सव अभी कुछ दिन पहले ही संपन्न हुआ, लेकिन बप्पा के महोत्सव के साथ ही मां दुर्गा की उपासना का पर्व भी उसी उल्लास से मनाया जाता है। कितना खास, कितना अलग होता है महाराष्ट्र में दुर्गा उपासना का, शक्ति उपासना का ये पर्व? ये एक पर्व उत्साह का तो होता ही है। गणपति का महत्व अपने आप में अलग है, लेकिन माता का वो तो जगत जननी है, तो इसलिए उसका महत्व और भी ज्यादा है, क्योंकि माता, जिस माता को जन्म देने वाली माँ पार्वती है, उस पार्वती के ही 9 रूप यानी नव दुर्गा, और नव दुर्गा की भी नवरात्र होते हैं। तो महाराष्ट्र में विशेष हम कह सकते हैं कि नवरात्रि हर घर में दिखाई जाती है, हर घर में घट की स्थापना होती है, और अपने कुल के कुछ रिवाज होते हैं, उस तरीके से ही पूजा अर्चना की जाती है। देखा है महाराष्ट्र में भी इस महोत्सव के दरमियान एक खेल खेला जाता है जिसे घाघर सूचना कहते हैं। जो घाघर अष्टमी नवमी के दिन जो है, ये घाघर जो है महिलाएं खेलती है। तो ये किस तरीके से खेलती है, एक मटका होता है, मटके के अंदर भाप भरी जाती है धान की, और उस धान के भाप को हाथों से खेल कर गोल घुमाकर महिलाएं एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती है, और ये जल्लोष के साथ मनाती है। ये पर्व जो है वो खेल को भी एक अलग महत्व देता है, क्योंकि संस्कृति जो है वो गीतों का, खेलों का, और हर जो कला है, हम देखते हैं कि इस दरमियान पूरे देश में हर जगह जहाँ पर बिग बेटॉन लगे हैं, वहाँ रंगोली स्पर्धा का आयोजन होता है, या फिर घर के सामने बड़ी रंगोली डाली जाती है। तो एक कला का महत्व भी इस माध्यम से समाज का जो है वो उभरता है, और माता के इस विशेष जो खेल है घाघर खींचना, ये महाराष्ट्र का बहुत ही अलौकिक और अलग तरीका है। बिल्कुल, यानी एक तरफ गुजरात जहां डांडिया और दूसरी तरफ घाघर महाराष्ट्र में, और क्या कुछ खास होता है मैं आपके पास आऊंगी स्नेहल, लेकिन दूसरे राज्य भी हैं, जरा उनकी भी एक झलकी छोटी ले ली जाए। और इस वक्त मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास चल रहा है? वागीशा हमारे साथ, मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास होता है, खासतौर से जब हम नवदुर्गा की बात करते हैं। वागीशा, महत्वपूर्ण रूप से कहा जाता है कि कन्या पूजन का अपना महत्व है, लेकिन ये कन्या पूजन जो नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होना होता है, इसकी शुरुआत पितृपक्ष में ही हो जाती है। मध्य प्रदेश में विशेष क्या होता है खासतौर से इस शक्ति उपासना को लेकर? बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें लावनी, तो मध्य प्रदेश में हर त्योहार की एक अलग ही धूम होती है। वहाँ गुजरात, मराठी, बंगाली, राजस्थानी, तमाम वो सांस्कृतिक चीजें होती है, तमाम वो वेशभूषाएं होती है जो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। लेकिन मालवा की यदि हम बात करें तो इंदौर से 35 किलोमीटर की दूरी पर देवास एक शहर है, औद्योगिक नगरी है, जहाँ टेकरी है। जैसे ही हम लोग देवास में एंट्री करते हैं, ये वैसे तो मेरा वहाँ जन्म हुआ है, कर्मभूमि नोएडा में है, लेकिन मैं देवास की बात कर रही हूँ। देवास में जैसे ही मंदिर एंट्री लेते हैं तो वहाँ सीधे दूर से एक टेकरी दिखाई देती है। वहाँ 2 माताएं, बड़ी माता और छोटी माता।
माता, बड़ी माता को कहते हैं माँ तुलजा भवानी और छोटी माता है माँ चामुंडा मैया। दोनों बहनें थी, बड़ी बहनें तुलजा भवानी और छोटी माँ जो थी वो चामुंडा माता। देखिए, कहा जाता है कि दोनों बहनें बहुत अच्छे से रहती थी, अच्छे से खाती थी, पीती थी, लेकिन दोनों में एक दिन ऐसा झगड़ा हुआ कि दोनों इतनी गुस्सा हो गई कि दोनों अलग अलग दिशा में जाने लगी लावनी। एक दक्षिण दिशा में जाने लगी, एक उत्तर दिशा में। अब बात करें तुलजा भवानी माता की, तो वो बड़ी माता है, वो दक्षिण दिशा में जाने लगी, वो पाताल में समाने लगी, इतनी गुस्सा हो गई। हनुमान जी, भेरू महाराज उन्हें मनाने के लिए लेके गए, लेकिन वो नहीं मानी। और माँ चामुंडा माता की बात करें तो वो जमीन में धंसती गई। तो दोनों माताओं की जो स्थापना हुई है वो 10वीं शताब्दी में हुई थी और दोनों की ऐसी ही मूर्तियां, एक दक्षिण तरफ, एक उत्तर तरफ, एक पाताल में समाई हुई है, एक धरती में धसी हुई है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है लावनी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बागीशा, मैं बिल्कुल बात करें तो नवरात्र उनके मन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जरा हम तमाम जो राज्य, हम जिन राज्यों की बात कर रहे हैं उन राज्यों के अलग अलग राज्यों में क्या छटा है उनको देखने की, समझने की कोशिश कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जैसे आपने बताया, आपने परंपरागत पौराणिक एक कहानी भी सुनाई, लेकिन इसके अलग अगर हम बात करते हैं, जब हम नवरात्रि की बात करते हैं और गुजरात का जिक्र नहीं आए तो बात ही अधूरी हो जाती है। गुजरात में विशेष रूप से जो गुजरात की परंपरा है, गुजरात में जो संस्कृति है, गुजरात की जो पौराणिक कथाएं हैं, वो किस तरीके से नवरात्रि को इस्टेब्लिश करती हैं, इस शक्ति उपासना को अपने अंदर वहां के लोग आत्मसात करते हैं। डॉक्टर अवनी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। डॉक्टर अवनी, गुजरात और नवरात्र एक दूसरे के ही पर्याय हैं। देना चाहूंगी, हमारे यहाँ गुजरात मतलब एक घड़ा होता है, वो घड़े के आजू बाजू एक छिद्र होता है और वो छिद्र के अंदर, वो घड़े के अंदर एक दीपक जलाया जाता है जो ज्ञान का प्रतीक है, जो ज्ञान की ज्योति का प्रतीक है। तो वो घड़े का महत्व है, वो गरबे का महत्व है। वो गरबे के आजू बाजू हमारे यहाँ गुजरात में सब जगह पे, जैसे छोटे छोटे जो सोसाइटियां है, छोटे छोटे जो कस्बे हैं, छोटे छोटे गांव है, वहां भी पारंपरिक रूप से ये पर्व मनाया जाता है। 9 दिन तक गुजरात का गरबा इतना फेमस है पूरे वर्ल्ड लेवल पे कि 9 दिन तक हमारे यहाँ युवा जो भी है, हमारे जो यूथ है, जो कभी कल्चर से जो दूर होते जा रहे हैं, वो अभी इस गरबे में, इस नवरात्रि में 9 दिन तक डांडिया रास की धूम मचाते हैं। और ये शक्ति उपासना का एक माध्यम है। जो गरबा एक ऐसा नृत्य है कि जिसके जरिए हम माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, माँ दुर्गा को याद करते हैं और साथ में साधना भक्ति भी मनाई जाती है, साथ में साधना भक्ति भी करते हैं। जैसे कोई साधक है तो वो 9 दिन तक जब तप, व्रत, यज्ञादि, यदि ये सब कार्यों से वो भी किया जाता है। तो ये शक्ति उपासना का पर्व है जिसमें गरबा गुजरात का जो एक फेमस नृत्य है, जिसके जरिए हम अपनी दुर्गा माता के प्रति अपना भाव व्यक्त करते हैं। तो ये जो हमारा यूथ है, जो यूथ भी इससे जुड़ता है, कल्चर भी जुड़ता है। तो गरबा एक फेमस है, आप सब जानते हैं कि गुजरात के गरबे 9 दिन तक, 9 रात्रि तक लोग घूमते हैं, रात को सुबह तक, अर्ली मॉर्निंग तक गरबे होते हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारे यानी सामाजिक रूप से जोड़ने का भी सबको एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ गुजरात का गरबा, और गरबा के बिना तो पूरा पर्व ही अधूरा होता है, जैसे डॉक्टर अवनी ने कहा। मैं आपके पास लौटूंगी, आप सभी के पास, लेकिन इस वक्त क्योंकि हम आपको सागर से लेकर पर्वत तक चल रहे हैं, हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक जा रहे हैं, हम पूर्व से लेकर पश्चिम तक जा रहे हैं। हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं, इतनी परंपराएं हैं, लेकिन सबका संदेश एक होता है। जब कोई पर्व त्योहार होता है तो हम अपनी परंपराओं के अनुरूप एक होकर उसे मनाते हैं। पूरे देश में एक माहौल नजर आता है और ऐसा ही माहौल इस वक्त पहाड़ों पर भी है। पूर्वोत्तर ले चलना चाहूंगी अब आपको, नागालैंड में विशेष रूप से जो हमारे साथ जुड़ रही हैं, तेजो, हम उन्हें प्यार से जो भी बोलते हैं, तेजो तालू हमारे साथ जुड़ रही हैं। और क्योंकि हम तेजो बात कर रहे हैं नागालैंड की, वैसे तो अगर नागालैंड की बात की जाए तो वहां पर जो आबादी है वो एक दूसरे वर्ग की है, लेकिन जब बात दुर्गा उपासना की आती है तो सभी एक हो जाते हैं। क्या कुछ विशेष होता है? जी, नागालैंड एक ऐसा स्टेट है जो क्रिश्चियन से डोमिनेटेड है। बावजूद क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट होने के बाद भी ये दुर्गा पूजा, नवरात्रि सब एक ही साथ जुड़कर मिलके
खुशी से मनाते हैं। खासकर ये हमारी सोसाइटी एक वुमेन ओरिएंटेड सोसाइटी है, तो ये दुर्गा माता को एक अच्छे से सजा के उन लोगों को ये एक इम्पोर्टेंट है, तो लोग शामिल होके नागालैंड में 5 दिन तक चलते हैं और 5 दिन तक रोज सुबह से शाम तक लोग जाके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पे लोग जाके दिन सुबह से शाम तक वहाँ अलग अलग चीजों को एक्टिविटीज दिखाते हैं और लोग जाके वहाँ ऐसा भी होते हैं कि जहाँ कुछ बीमारियां होते हैं जैसे कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हो पाते, तो वो लोग जाके वहाँ की पंडित जी वो प्रसाद देते हैं। उस प्रसाद को खा के अपनी बीमारियां भी ठीक करने की एक विश्वास होते हैं कि लोग दुर्गा पूजा के समय पंडित जी से प्रसाद लेंगे और खा के ये ठीक हो जाएंगे। ऐसे एक विश्वास भी हमने देख कर आया है। और ये सब लोग एक कम्युनिटी अलग अलग अपनी ट्रेडिशनल्स में आते हैं। वहाँ की हम एक खेल की विलेज गंबुरा की हेड की चलते हैं, तो वहाँ विलेज काउंसिल चेयरमैन गंबुरा भी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पे आके वहाँ दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं। दुर्गा पूजा एक हिंदू समिति होते हैं वहाँ कोहिमा में, खासकर कोहिमा बाजार की पूजा कमिटी हर साल हेड पोस्ट ऑफिस की बाहर होते हैं। और एक जी, यानी पूर्वोत्तर में भी देखिए, ये जो हम विशेष कार्यक्रम आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुए हैं, हमारा एक उद्देश्य है। उद्देश्य आपके समक्ष हम उन तमाम तस्वीरों को, उन बातों को, उन परंपराओं को, उन विविधताओं को, उन शैलियों को, उन संस्कारों को, संस्कृतियों को समेकित रूप से रख सके जो हमें एक करता है, जो हमें हिंदू राष्ट्र के रूप में भी स्थापित करता है। और इसीलिए हम हिंदुत्व को बल देते हुए ये जो शक्ति उपासना का पर्व चल रहा है, कितने विभिन्न रंग है, इसे जानने समझने के लिए इस विशेष कार्यक्रम को आपके लिए खास तौर से लेकर आए हैं। और जब हम दुर्गा पूजा की बात करते हैं, जब हम नवरात्रि की बात करते हैं, जब शक्ति उपासना की बात करते हैं, तो बंगाल को कैसे भूल सकते हैं। बंगाल जहां का सबसे ज्यादा रिच कल्चर उसे जोड़ता है इस पर्व से। और बंगाल की रंगत को समझाने के लिए बंगाली वेशभूषा में ही इस वक्त आप वैष्णवी को देख पा रहे हैं। वैष्णवी, बंगाल और दुर्गा पूजा एक ही है, अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। हिंदू धर्म में जो शारदीय नवरात्रि आती है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है बंगालियों का। बंगाली जो अपना त्योहार है नवरात्रि जो है, इसको सबसे अच्छे से मनाते हैं। इनकी जो शुरुआत होती है वो 5वें दिन से होती है, जबकि पंडाल जो होते हैं वो 3 महीने से पहले ही सजने शुरू हो जाते हैं। 2 समय आरती होती है, 2 समय प्रसाद बांटा जाता है। यहाँ पर एक प्रमुख चीज और देखने को मिलती है, वो होती है इनका धुनुंचू डांस, धुनुंचू नृत्य जिसे हम कहते हैं, जिसमें पूरी बंगाली वेशभूषा के साथ औरतें होती हैं और उनके हाथ में दिए के बड़े बड़े वो दिए होते हैं, बड़े बड़े मिट्टी के दिए, उनसे खूब नृत्य करती है। बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ पर हो जाता है। तीसरी चीज यहाँ पर जो देखने को मिलती है वो होती है सिंदूर खेला। यहाँ पर सिंदूर खेला जाता है जो कि आखिरी दिन में होता है, जो कि जो माता रानी की विदाई होती है उस समय पे ये सिंदूर खेला जाता है, जहाँ सारी महिलाएं जो होती है वो एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। सबसे पहले माता रानी पे सिंदूर अर्पित करती हैं। उनकी बस एक ही मनोकामना होती है माता रानी से कि उनके जो पति परमेश्वर है, उनकी जो आयु है वो लंबी हो, इसलिए वो ये सिंदूर खेला खेलते हैं। यहाँ पर बंगाल में बहुत ही सुंदर और अलग तरीके से ये महत्व इस त्योहार को, इस पर्व को मनाया जाता है। बिल्कुल। और अगर बंगाल की बात करें तो पूरे विश्व को, बिल्कुल पूरे विश्व को समेट लेता है बंगाल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पूजा पंडाल बनते हैं। 30,000 से ज्यादा पंडाल इस बार भी बनाए गए हैं, जहां पर आप विविधता में अनेकता देख सकते हैं, जहां पर आप पूरे देश को भी समझ सकते हैं, विदेश को भी समझ सकते हैं। और जो प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है वो प्रारूप दरअसल वर्तमान को ही नहीं बल्कि भूतकाल और भविष्य को भी दर्शाता है। चलिए, इसी के साथ मैं बार बार, क्योंकि राज्यों
राज्यों की बात हो रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश में जब हम नवरात्रि की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ विशेष ऐसा होता है जो खास तौर से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में नजर आता है। शहरी इलाकों में तो अमूमन एक जैसी ही परंपरा हो गई है, लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश की नवरात्रि को समझना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से आज भी कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिनका निर्वहन निरंतर सतत किया जा रहा है। हमारे साथ मीनाक्षी उत्तर प्रदेश की छटा को बताने के लिए जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, उत्तर प्रदेश। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में नवरात्रों की तैयारी 15 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। जो गांव के आसपास की नदियां होती हैं वहां से लोग मिट्टी लेके आते हैं, चिकनी मिट्टी लेके आते हैं और उससे खुद अपने हाथ से दुर्गा माँ की मूर्ति बनाते हैं, अलग अलग मूर्तियां बनाते हैं, उनका पूरा दरबार सजाते हैं। अकेले दुर्गा माता के साथ साथ उनके भाई बहन और उनका पूरा परिवार बनाते हैं। उसके साथ साथ भगवान विष्णु, महेश, इन सब की मूर्तियां भी बनाते हैं और खुद उन्हें कलर करते हैं और वो दरबार सजाते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 2 जगह माता की स्थापना की जाती है, एक तो घर के मंदिर में, एक बाहर आंगन में। और आंगन में एक दरबार लगता है जो गाय के गोबर से सजाया जाता है, क्योंकि गाय का गोबर क्या है, हमारे धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, इसीलिए उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि कुछ कन्याएं आती हैं शाम के टाइम पे, वो उसको मतलब वहाँ पे बोलते हैं सांझी, तो वो सांझी की आरती करते हैं। फिर उसके बदले वो घर घर जाती है और सांझी की आरती करती है, उसके बदले उन्हें दक्षिणा दी जाती है। तो ऐसे वहाँ पे मनाया जाता है पर्व। और साथ ही इसके साथ ही मोहल्ले की महिलाएं होती हैं, जागरण करती हैं, कीर्तन करती हैं, सब अपने अपने घर में इकट्ठा होके। ऐसे होता है जैसे 10 घर है तो 10 औरतें पहले एक घर में करेंगी, फिर दूसरे घर में करेंगी, फिर तीसरे घर में करेंगी। ऐसे रोज वहाँ पे जागरण और कीर्तन होते रहते हैं। और ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, शहरों में भी ऐसे पंडाल सजे हुए हैं और जहाँ पे रोज कीर्तन और जागरण होते रहते हैं। कीर्तन जागरणों से और जगरातों से पूरा भक्तिमय माहौल इस वक्त देश भर का है और देश भर में अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार इस पर्व का रंग देखने को मिल रहा है। और अब बात वीरों की भूमि की कर लेते हैं। वीरों की भूमि राजस्थान, जहां पर वीर इसलिए हैं क्योंकि माताओं ने वीर सपूतों को जन्म दिया है, क्योंकि वहां पर शक्ति उपासना बच्चे बच्चे के मन में उसकी परंपरा बसी हुई है। और जब हम शक्ति उपासना की बात करते हैं तो हमारे साथ डॉक्टर संगीता जुड़ी हुई है। संगीता, खास तौर से वीरों की भूमि में इस शक्ति उपासना पर्व का अपना अलग ही महत्व है, अपनी अलग ही परंपरा, अपनी छटा है। शारदीय नवरात्रि श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम है। शारदीय नवरात्रि में राजस्थान में इसलिए भी विशेष महत्व है क्योंकि राजस्थान वीरों की भूमि है। अब वीरों की भूमि है तो मैं शुरुआत वहीं से थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहती हूँ कि राजस्थान के जैसलमेर में तनोट माता जी का मंदिर है। हमारे प्रहरी वीर जवान भाई हैं, उनकी पूजा करते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान की तरफ से भारत माता जी के मंदिर के पास भी बम आए, लेकिन बम एक भी नहीं फटा। ऐसी वहां की मान्यता है। और वहां श्रद्धा भक्ति भाव से अगर हम पूजा करते हैं तो पूरी उस स्थान विशेष के लोगों की भी माँ रक्षा करती है। और राजस्थान की तनोट माता जी पूरा राजस्थान पर सुरक्षा का कवच बनाएगी। इसके आगे हम चलते हैं राजस्थान में तो करणी माता जी का मंदिर है। करणी माता जी का मंदिर इसीलिए नवरात्रों में कि श्रद्धालु देश भर से नहीं विदेश भर से आते हैं। और एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि ग्रहण काल में भी माता जी की यथावत पूजा समय अनुसार होती रहती है। वहाँ श्रद्धालु देश भर से आते हैं। माता जी को मदिरा का भोग लगाया जाता है और जो भोग होता है वो कहाँ जाता है ये भी किंवदंती। लेकिन ऐसा है कि श्रद्धा और भक्ति भाव का यह संगम वहाँ देखने को मिलता है। यानी बिल्कुल, यानी शक्ति की उपासना भक्ति के साथ। और इसीलिए वीरों की भूमि की जो परंपरा है, जैसा कि संगीता अभी बता भी रही थी, हर परंपरा की अगर हम बात करते हैं, कनिका के पास लौटते हुए एक बार फिर से पंजाब की बात करेंगे हम। एक बार फिर से रेगिस्तान से निकलकर हम धंधान की धरती की तरफ, पंजाब की तरफ चलते हैं। देखिए कनिका, हम लगातार
अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबका भी ज्ञानवर्धन हो रहा है कि किस तरीके से अलग अलग परंपराएं हमारे देश के हर एक कोने में बसी हुई हैं। पंजाब में विशेष रूप से मैंने सुन रखा है कि साझा सांझी पर्व मनाया जाता है और नवरात्र में इसका बड़ा महत्व है। तो मैं चाहती हूँ इस साझा सांझी पर्व के बारे में आप जरूर बताएं, क्योंकि पंजाब को आप रख रही हैं सामने। बिल्कुल लावनी जी, देखिए भारत विभिन्नताओं का देश है और ऐसे में अगर हम बात करें तो सबका अलग अलग अपना महत्व है, अलग अलग रीति रिवाज से त्योहार मनाए जाते हैं। और साझा सांझी पर्व का चूंकि आपने जिक्र किया है, ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, साथ ही पंजाब में भी मनाया जाता है। पंजाब में इसका बेहद महत्व इसलिए भी अगर बात करें तो साझा पर्व पितृपक्ष के 16 दिनों में मनाया जाता है। इसका अपना महत्व है, जहां पर साझा की पूजा, साझा पर्व मनाया जाता है, पूजा की जाती है, अमावस्या तक साझा पर्व मनाया जाता है। इसका अपना महत्व है जो कि पितृपक्ष में मनाया जाता है, बेहद महत्वपूर्ण इसमें यह हो जाता है। और वहीं अगर सांझी पर्व की बात की जाए तो ये नवरात्र के दिनों में मनाया जाता है। अगर बात की जाए तो अब इसकी तारीख 4 अक्टूबर यानी कि आने वाले समय में 4 अक्टूबर को सांझी पर्व पंजाब में मनाया जाएगा। सांझी पर्व में पूजा की जाती है, जैसा कि मीनाक्षी मेरी सहयोगी ने भी बताया था। गौ माता के गोबर का अपना महत्व होता है, इसको लेकर के वहां पर पूजा की जाती है और इस पर्व को बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। लावनी, यानी एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता हुआ भी ये पर्व है। और स्नेहल के पास अब चलना चाहूंगी फिर से एक बार। सागर की सागर का राज्य मैं इसे कहती हूँ, और खासतौर से जब स्नेहल हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मुंबई का अपना एक अलग रंग होता है। यूथ सिटी कहा जाता है, गरबा, डांडिया, ये सब कुछ नजर आता है। लेकिन एक परंपरा जो निरंतर और सतत रूप से चली आ रही है कि एक तरफ गणपति महोत्सव का शुभारंभ होता है, 10 दिनों तक गणपति महोत्सव की धूम में लोग झूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन 5वें या छठे, आप मुझे करेक्ट भी कर सकती हैं क्योंकि आप महाराष्ट्र को ज्यादा अच्छे से समझती हैं, 5वें या छठे दिन से नवरात्रि की तैयारी भी शुरू हो जाती है हर घरों में। बिल्कुल, नवरात्रि की तैयारी के पहले साफ सफाई सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। और क्या खाते हैं, क्योंकि खाने का विषय निकला है तो नवरात्रि में जो खाना बनता है उसकी भी तैयारी जो है वो पितृपक्ष में ही होना शुरू हो जाते हैं कि चावल को जो है चावल ही खाना है, लेकिन उसे धान्य कहा जाता है। गेहूं हो या फिर चावल हो, उसे धान्य कहा जाता है, लेकिन इस तरीके से पकाया जाता है कि वो खाने के बाद पेट ना भरे। यानी पेट भी भरना है लेकिन उसे पेट भरने का एहसास भी नहीं होना चाहिए। तो वो धो के सुखा के रखते हैं। चावल को जो भूज कर पकाया जाता है और साथ में रोटी भी जो है वो दूध में जो कर उसके बाद उसे पकाई जाती है। तो एक खाने का अलग महत्व है। हम कहते हैं कि नवरात्रि में 9 दिन उपवास करते हैं ताकि हाजमा ठीक हो, और हाजमा ठीक करने के लिए भी हम जब हेवी खाना खाते हैं उस समय भी हमने देखा है कि पान खाने की परंपरा है। तो महाराष्ट्र में माता के भोग में ही पान चढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसे तांबुल कहा जाता है। तांबुल का महत्व ये है कि तांबुल में संख्या होती है 11, 21, 51, 50, 1000 इस तरीके से जो है बनाए जाते हैं। और उसके बाद उसमें कथा, सूखा, ये सब बातें जो है मिलाकर पीस कर उसका भोग माता को लगाया जाता है और वो खिलाया जाता है। अरे खाने की भी परंपरा है और जो संबर बजाया जाता है, ढोलक बजाया जाता है, वो भी एक परंपरा जो है वो अलग है। यहाँ यानी नृत्य भी है, स्वाद भी है, उपासना भी है, परंपरा भी है, समाज भी है, कई आयाम हैं और इन आयामों को जोड़ता हुआ शक्ति पर्व है ये। और वागीशा मध्य प्रदेश को क्योंकि हमारे सामने रख रही है, और मध्य प्रदेश की बात जब हम करते हैं वागीशा, तो मैंने सुना है कि वहां पर नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से कलश यात्रा का अपना महत्व होता है। हर गली मोहल्ले में वहां की महिलाएं कलश यात्रा जरूर निकालती हैं। वागीशा, बिल्कुल, देखिए लावनी, महाअष्टमी की यदि बात करें हम लावनी, तो महाअष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से वहाँ मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में महाअष्टमी सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए है। वैसे तो 9 दिनों ही कन्या पूजन होती है, लेकिन महाअष्टमी के दिन स्पेशली बड़े बड़े पंडालों में हम बात करें तो कन्या पूजन होता है। मैंने देवास की भी आपसे बात की, लोग दूर दराज से मध्य प्रदेश यदि जाते हैं तो चामुंडा माता और माँ तुलजा भवानी के दर्शन करना बिल्कुल नहीं भूलते। कहा जाता है कि वहाँ सच्चे मन से मनोकामना मांगने से पूरी भी होती है। देखिए, अब माँ चामुंडा और माँ तुलजा तक पहुंचने के लिए पहले मैं बातचीत कर रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि वहां कैसे पहुंचते।
300 से 400 सीढ़ी है लावनी, जिसको चढ़कर जो भक्त है वो दोनों माताओं के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। 52 शक्तिपीठों में से एक है, 10वीं शताब्दी की है। और सती माता की यदि बात करें तो सती माता के अंग जहां जहां गिरे थे वही एक जगह है, एक जगह वो भी है, लेकिन सती माता का जो रक्त है वो इस जगह गिरा था, इसीलिए इस जगह का बहुत ज्यादा महत्व है। और यदि बात करें तो अभिव्यक्ति गरबा हमारे वहाँ बहुत फेमस है। इंदौर मिनी बॉम्बे जिसे हम कहते हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ अभिव्यक्ति बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। लोग छाता लेकर, अलग अलग तरह की लाइटें लेकर, गुजराती डांडिया लेकर, गुजराती अभिव्यक्ति गरबा, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि अभिव्यक्ति गरबा। और गरबा की बात आई है तो आइए जल्दी से अवनी के पास चलते हैं, गुजरात को, क्योंकि अवनी बहुत अच्छे से समझा रही है। अवनी देखिए, एक तरफ मध्य प्रदेश, गरबा तो खैर पूरे देश में ही है, लेकिन गरबे को अपने अपने तरीके से अपने अपने राज्य के हिसाब से भी आयोजित किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये कहा जाता है कि क्योंकि गुजरात में नारियल उपासना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसलिए क्या 9 दिनों तक नारियल का सेवन नहीं करते? ऐसा कुछ परंपरा है गुजरात में? लावनी जी, ऐसा है कि जो नारियल है वो कलश स्थापना होती है, और कलश स्थापना के हिसाब से नारियल पवित्र है। हमारी दृष्टि से नारियल पवित्र है, और उसकी कलश स्थापना होने के बाद 9 दिन तक लोग उपवास भी करते हैं, जैसे कुछ भी, जैसे प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। तो ये नारियल तो है, साथ में लहसुन और प्याज का भी सेवन नहीं करते। तो ये एक पारंपरिक महत्व पहले से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इसके जरिए ये हम अपनी भक्ति और अपनी बिल्कुल अपनी भक्ति को हम प्रस्तुत करते हैं, और साथ साथ हम जिस तरह से अपने जीवन को प्रकृति से जोड़ते हैं, अपने जीवन को शक्ति और भक्ति में मिलाकर अपने जीवन दर्शन को प्रस्तुत करते हैं, अपने आप को विकसित करते हैं, ये बताता है कि परंपराएं अनेक हो सकती हैं, विविधताएं एक हो सकती हैं, लेकिन संदेश एक होने का है। तो 9 देवियों को समाप्त करने का वक्त आ गया है, लेकिन हमने आज आपको विभिन्न राज्यों की जो छटा दिखाई है, इसमें और क्या विशेष है? क्योंकि अभी तो दक्षिण की तरफ जाना बाकी है। दक्षिण में इस परंपरा का निर्वहन किस तरीके से होता है? पहाड़ों के कुछ और ऐसे हिस्से हैं जहां पर इस परंपरा को, इस पर्व को बिल्कुल अलहदा तरीके से, बिल्कुल अनूठे तरीके से मनाया जाता है। वहां की तस्वीरें लेकर भी हम आपके बीच उपस्थित होंगे। आज के लिए 9 देवियों को अभी दीजिए अनुमति। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।